हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी अड्डा 2 के इस चैनल में। और यूपीएसआई का जो ये सीरीज हमारी चल रही है प्रैक्टिस सेशन की जीएस की, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो जैसा कि अभी तक जो है टोटल 4 जो है प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है 4 तक आप लोगों को पीडीएफ भी मिल गई होगी। आप लोगों ने देखा होगा, पीडीएफ भी आप लोगों को अपलोड कर दी गई है। आप लोग टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री अड्डा 2.8 ऑफिशियल नाम से करके हैं, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ इसकी। तो आप लोग जाकर वहां पर जो है पीडीएफ भी इसकी जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन। ज्यादा भाई मैं बकवास नहीं करूंगा, और बिहार एसआई वालों को जो प्रीवियस ईयर करवा रहा था वो नहीं करवा पा रहा हूँ। अभी 15 से 20 दिनों तक वो अवरुद्ध रहेगा। 15 से 20 दिनों बाद जो है वो चलेगा, ठीक है। ये यूपीएसआई का जो है ये 15 से 20 दिन लगातार कंटिन्यू चलेगा, किसी भी दिन आप लोगों को गैप नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा रहा भाई, और उसमें जो है वादा थोड़ा सा नहीं दूंगा भाई, क्योंकि उसमें के लिए थोड़ा सा मैं बिजी हूँ अभी फिलहाल, मेरे कुछ एग्जाम्स हैं, तो इसलिए एक ही क्लास हो पा रहे हैं इसी मंथ में। अगले महीने से काफी क्लास होंगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। भारत का जो मूल रूप संविधान था वो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? रफी अहमद किदवई द्वारा, कैलाश नाथ किदवई द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, या फिर कन्हैयालाल मणिकांत लाल मुंशी द्वारा। भारत का जो मूल संविधान था वह किसके द्वारा जो है हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन ए रफी अहमद किदवई द्वारा, कैलाश नाथ किदवई द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, या कन्हैयालाल मणिकांत लाल मुंशी द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है लिखा गया था हाथ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या। प्रेम बिहारी रायजादा ने 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित हुए मूल भारतीय संविधान को हस्तलिपि, मतलब क्या होता है, हाथ से जो है तैयार किया था, और इसे आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा क्या करवाया था? अलंकृत या फिर सजाया गया था। पूछा जा सकता है प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि इसे किसके द्वारा जो है, किसके मार्गदर्शन में जो है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत करवाया गया था? जो हाथ से संविधान हमारा लिखा गया था, हस्तरचित या फिर हस्तलिपि में, या हाथ से जो तैयार किया गया था, तो आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में करवाया गया था शांति निकेतन में, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित हुए मूल भारतीय संविधान को हस्तलिपि में यानी कि हाथ से जो है तैयार किया था। इसे जो है आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन में कलाकारों ने क्या किया था? अलंकृत किया था या फिर सजाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक सेकेंड अपना थोड़ा सा जूम कर लो क्या। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए? किस बांध के लिए जो है विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु जो है पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु जो है भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते क्या हुआ, बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया? तो सरदार सरोवर बांध जो है, कोनार बांध, या फिर भाखड़ा नांगल बांध, या फिर अलमट्टी बांध, किस बांध में जो है ऐसा हुआ था? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध में जो है विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे थे एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु जो है भूमि का अधिग्रहण जो है अनिश्चित मात्रा में अनिश्चितता के चलते जो है बाद में इस परियोजना से क्या कर लिया था? अपना हाथ पीछे हटा लिया था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। सरदार सरोवर बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में पैसे दिए था, मतलब मदद दी थी, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास के अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते इस परियोजना से अपना क्या कर लिया था? हाथ हटा लिया था बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से क्या संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता,
सहकारी समितियों को प्रोत्साहन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वह किससे संबंधित है? पदवियों का अनुमूलन, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 देता है। अनुच्छेद जो है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए। पूर्वव्यापी दंड निषेध, दोहरी सजा से सुरक्षा, आत्मसाक्षी बनने से इनकार का अधिकार। आत्मसाक्षी बनने से इनकार का अधिकार जो है ये जो है अनुच्छेद 20 में ये तीनों जो है प्रावधान जो है दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में ये तीनों प्रावधान क्या हुआ है? दिए गए होंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या फिर ग्रामोफोन का? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या फिर ग्रामोफोन का? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था बाबू? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? वह स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वह कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में क्या की थी? डायनामाइट की जो है खोज की थी। 1 मिनट रुकना बाबू। आज यार मुझे खांसी आ रही बार बार, इसलिए जो है थोड़ा सा पानी बार बार मुझे पीना पड़ रहा है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1901 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है इन्हीं के अनुसार जो है अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के अनुसार ही जो है उन्हीं के नाम पर जो है की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1901 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। भाई बच्चों वाले क्वेश्चन दे दिए कुछ कुछ लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, वो भी आते हैं भाई, तो इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक, रदरफोर्ड खोज जो है नाभिक की किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, जिसमें धनावेशित जो है प्रोटॉन एवं उदासीन जो होता है न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं बाबू। जो ऋणावेशित जो है इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु नाभिक को चक्कर समझ लो भाई कैसे। मान लो तुमने देखा ये कोई स्कूल, और स्कूल से अभी होने वाली है छुट्टी, और अब इसके इर्द गिर्द लड़के जो है चक्कर लगाते रहेंगे भाई, चक्कर लगाते रहो। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो है वह चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, नाभिक में जो है नाभिक के चारों ओर जो है क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी बाबू? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वह ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? ऋण आवेशित होता है, यानी कि ऋण आवेश उसमें होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2010 में, 2015 में, 2005 में, 2020 में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2010 में, 2015 में, 2005 में या फिर 2020 में? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 2010 में। कब बाबू? 2010 में जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां जो है हमारा हो गया। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम जो है 2010 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी बाबू? 18 अक्टूबर 2010 को। कब की गई थी बाबू? 18 अक्टूबर 2010 को। चलिए, इसकी व्याख्या हो गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है? जॉर्जिया की है, या फिर ग्रीस की है, या फिर हंगरी की है, या फिर जर्मनी की? जो बर्लिन है वह किस देश की क्या है? राजधानी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जर्मनी की। बर्लिन जो है वह जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है बाबू। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? टिबिलिसी है। और ग्रीस की एथेंस एथेंस है। क्या है? एथेंस है। इसको एक बार फिर से सुनना। जर्मनी की बर्लिन है, हंगरी की बुडापेस्ट, हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट, और जॉर्जिया की क्या है? टिबिलिसी है। टिबिलिसी, ठीक है। ग्रीस की क्या है? एथेंस, एथेंस है। ग्रीस की क्या है? एथेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया या फिर आरक्तता हो सकती है? एनीमिया को ही आरक्तता कहा जाता है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है या फिर आरक्तता जिसको कहते हैं वह हो सकता है? आयरन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, या फिर आयोडीन की, या फिर क्रोमियम की? आयरन की, मैग्नीशियम की, आयोडीन की, या फिर क्रोमियम की? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, आयरन की। स्वस्थ स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? तो आयरन की। आयरन जो है वह जो है कंपलसरी है कि आयरन जो है होना चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बाबू जो है एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आयरन आवश्यक होता है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है। एनीमिया रोग के कारण से शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। पूछा जा सकता है एनीमिया के कारण क्या होता है? तो एनीमिया के कारण जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना क्या हो जाता है? कम हो जाता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में खनिज प्रदूषण की कमी के कारण होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीज या फिर नाइट्रेट, या फिर मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम? तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है भूजल में नाइट्रेट खनिज प्रदूषक के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाइट्रेट खनिज प्रदूषक के कारण होता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। ब्लू बेबी शब्द हिंदी में अर्थ हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। हृदय रोग से क्या होता है? ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु जो है कि पैर, मुंह व सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। उनका शरीर जो है नीलिमा दिखाई देता है, नीला कलर सा हल्का फुल्का दिखेगा आप लोगों को। पैर जो है, मुंह है, शरीर जो है, ये जो है ब्लू बेबी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग देखते हैं। तप्त द्वीप शब्द निम्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित? तप्त द्वीप, तप्त द्वीप जो शब्द है वह किससे संबंधित है? ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, गर्म क्षेत्र में द्वीप, गर्म क्षेत्र के द्वीप, उष्ण महानगर ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र, यह किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तप्त द्वीप जो है उष्ण महानगर से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? उष्ण महानगर से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। नगरों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर का वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। नगरों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर का वायुमंडलीय तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। जो गांव के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठा रहता है, जिसे तप्त द्वीप या ऊष्मा द्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसे क्या कहा जाता है? तप्त द्वीप या फिर ऊष्मा द्वीप की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, इनमें से कौन सा जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा भारत का जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व, सुंदरबन जीवमंडल रिजर्व, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल रिजर्व या फिर कच्छ जीवमंडल रिजर्व, इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा सही है, कच्छ जीवमंडल रिजर्व जो है वह नहीं है यूनेस्को का हिस्सा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत का कच्छ जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है, यानी कि यूनेस्को में जो है इसको शामिल नहीं किया गया। चलिए अगला प्रश्न 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? म्यांमार, चीन, भारत, पाकिस्तान। भूमिबंध देश कौन सा है? भूमिबंध देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, भूटान। भूटान जो है भूमिबंध देश है, इसके चारों तरफ जो है भूमि है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के पड़ोस में दो भूमिबंध देश नेपाल और भूटान है। दोनों के उत्तर जो है हिमालयी रेंज में स्थित है। दोनों क्या है, भारत के उत्तर के हिमालयी रेंज में दिए गए विकल्पों में से चीन, म्यांमार, पाकिस्तान तीनों क्या है, समुद्र से सीमा लगाते हैं या तीनों की समुद्र से सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 13, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? जो ये इनकी ये पुस्तक थी मालविकाग्निमित्रम, उसका जो नायक था अग्निमित्र, उसका जो है पुत्र कौन था? पुष्यमित्र था, सॉरी रचना थी इसकी, इनकी जो है कालिदास की ये मालविकाग्निमित्रम, उनका जो है उसमें जो नायक था अग्निमित्र, वह किसका पुत्र? पुष्यमित्र का था, कनिष्क का था, बिंदुसार का था या फिर अशोक का था? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का पुत्र जो है अग्निमित्र था। पुष्यमित्र का जो है पुत्र कौन था? अग्निमित्र था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम की रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे। इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। मालव देश की राजकुमारी कौन थी? मालविका थी। पूछा जा सकता है कालिदास द्वारा जो है रचित जो है मालविकाग्निमित्रम जो है उसकी जो है नायिका जो है वह किस देश की राजकुमारी थी? तो मालव देश की राजकुमारी थी। और कौन थी वह? मालविका थी। कौन थी बाबू? मालविका थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। तो अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79। ऑप्शन नंबर 14 जो है इसमें जो है 14 नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान 79 में कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी, जिसके नाम जो है क्रमशः लोकसभा और क्या होंगे? राज्यसभा होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट या फिर मैत्रिका राजवंश या फिर पाल राजवंश या फिर सोलंकी राजवंश? अनहिलवाड़ जो है वह किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, सोलंकी राजवंश की क्या थी? राजधानी थी। सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ थी। क्या थी? अनहिलवाड़ जो है सोलंकी राजवंश की क्या थी? राजधानी थी। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं।
अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी राष्ट्रकूट। राजवंश जो है राष्ट्रकूट का क्या था, राजधानी जो क्या थी, मान्यखेत थी। मैत्रिका की वल्लभी थी और पाल की क्या थी, मुंगेर थी। पाल की क्या थी, मुंगेर थी। और राष्ट्रकूट की क्या थी, मान्यखेत थी। और जो है मैत्रिका की क्या थी, वल्लभी थी। और जो है पाल की क्या थी, मुंगेर थी। पाल की क्या थी बाबू, मुंगेर थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद जो है बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा, राज्य, भारत का संसद, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, किसके पास होता है? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा भारत की संसद। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके होता है? भारत की संसद के पास। किसके पास होता है बाबू? भारत की संसद के पास होता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 179 में राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अनुच्छेद कितने में यह दिया गया होगा? राज्यों के विधानमंडलों के गठन से संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में क्या दिया गया? राज्य के विधानमंडलों के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 169 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ब्रिटिश में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ? ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ? देहरादून में, गंगटोक में, नैनीताल में या फिर शिमला में? ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पर हुआ था बाबू? देहरादून में हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990 में की गई थी, 1975 में की गई थी, 1985 में या फिर 1950 में? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1975, 1985, 1950 में की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जाएगा 1985 में। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। कब की गई थी बाबू? 1985 में। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना जो है न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा की गई। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ जो है कहां पर है? नई दिल्ली में। पूछा जा सकता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहां पर है? तो नई दिल्ली में। कहां पर है बाबू? नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जो कि कब की स्थापना हुई थी? 1985 में। ठीक है। मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है। मोन खमेर जो भाषा है वह किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई से, द्रविड़ से, इंडो आर्यन से या फिर चीनी तिब्बती से? मोन खमेर भाषा जो है वह किससे संबंधित है? किस समूह से संबंधित? तो ऑस्ट्रो एशियाई से। किससे? ऑस्ट्रो एशियाई से जो है मोन खमेर भाषा संबंधित है। वही चीज व्याख्या में दिया गया होगा। भाई कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं क्या? ये शायद मैंने पहले भी करवा दिया, चलो होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं लगा भाई। नहीं, एक तो प्रश्न रिपीटेड है बस। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है आपातकाल प्रावधान दिया गया हुआ है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है? भारत के संविधान में आपातकाल जो है आपातकाल का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, भाग 18 में। किसमें? भाग 18 में। ठीक है। पूछा जा सकता है कितनी प्रकार की जो आपात शक्तियों के बारे में दिया गया है? तो 3 प्रकार की आपात शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। फंड यानी कि निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं कर बचत फंड या फिर टैक्स सेविंग इंडेक्स फंड, बैलेंस्ड फंड या फिर गिल्ट फंड। फंड यानी कि निधियां जो है विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, गिल्ट फंड। क्या कहलाते हैं बाबू? गिल्ट फंड कहलाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गिल्ट फंड वे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है।
किसमें करती है? आरबीआई द्वारा जारी की गई जो है सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है उसमें जो है निवेश करती है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? गिल्ट फंड होता है। क्या होता है बाबू? वही हमारा गिल्ट फंड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावित जन्म नियंत्रण विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावित जन्म नियंत्रण विधि है? अस्थि सुस्थिरता, सूर्य श्रृंगीयता, या फिर नसबंदी, या फिर वात स्फीति। इसमें से कौन सा हमारा सही है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक प्रभावित जन्म नियंत्रण विधि है नसबंदी। नसबंदी के द्वारा जो है जन्म पर जो है जन्म दर पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज इसमें दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। नसबंदी एक प्रभावित जन्म नियंत्रण विधि है। इस प्रक्रिया में स्त्री को अंडवाहिनियों के छेदन से गर्भास्थापना की तनिक भी संभावना न रहती है। इस शल्य क्रिया से शुक्राणु और अंडाणु का मिलन असंभव हो जाता है और फिर संतान होने की संभावना जो है सदा के लिए क्या होती है? मिट जाती है बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? किस वर्ष से जो है इस नियम को लागू किया गया था? 2014 से, 2010 से, 2011 से, 2005 से। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को जो है कब लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 2010। कब से बाबू? 2010 से जो है यह नियम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को वर्ष 2011 में लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के आ में जोड़ा गया जो यह प्रावधान है कि करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करेगा। यह जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इस अनुच्छेद के जो है अनुच्छेद 21 के आ में जोड़ा गया था। एक मिनट रुकना बाबू, एक मिनट रुकना। भाई वीडियो रोका इसलिए था ना, थोड़ा सा पानी मेरा खत्म हो गया था। ठीक है, तो इसमें मैंने पूरा बता दिया ना। ठीक है, इसकी व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की जो है सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है? 60 वर्ष, 63 वर्ष, 70 वर्ष, 58 वर्ष। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा 70 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की जो है आयु कितने वर्ष है? 70 वर्ष है। कितने वर्ष है बाबू? 70 वर्ष है। चलो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुआ था बाबू? 12 अक्टूबर 1993 को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए होती है। 3 वर्ष के लिए तो वो रहेंगे, लेकिन 70 वर्ष आयु मतलब अगर जो 70 वर्ष की आयु जो है उनकी पहले पूरी हो रही है, मतलब जैसे वो 68 वर्ष की आयु में बने, वो कितने वर्ष की आयु में बने? 68 वर्ष की आयु में जो है वह क्या बनते हैं? अध्यक्ष इसके बनते हैं। ठीक है, तो अब 2 ही वर्ष बचे हैं, तो 2 वर्ष बाद जो है इनका 70 साल पूरा हो जाएगा। 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? इनका 70 साल पूरा हो जाएगा। तो इनकी जो है लिमिटेशन इनका जो हो जाएगा वो 70 वर्ष पर ही इनको हटा दिया जाए, 2 वर्ष बाद ही हटा दिया। अगर वो जो है मान के चलो 65 हैं, 65 एज के हैं ना, 65 के हैं तो फिर 68 ही होंगे। 65 प्लस 3 ईयर जो है उनका रहेगा, तो 68 में जो है उनको रिटायर कर दिया जाएगा। 3 साल के लिए वो होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, इतने समझदार हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग चलिए देखते हैं। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध यानी कि रा सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है।
इंटरपोल, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, या फिर संयुक्त आसूचना समिति JIC, या फिर कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, संयुक्त आसूचना समिति। संयुक्त आसूचना समिति एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो और अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद राज, सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का क्या करती है, विश्लेषण करती है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संयुक्त आसूचना समिति JIC एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा, सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है या केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्य करती है। पूछा जा सकता है JIC जो है किसके अधीन कार्य करती है, तो केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है, केंद्रीय सचिवालय के अधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है संसद एवं राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 323 का ए, अनुच्छेद 323 का बी, अनुच्छेद 339 ए बी, अनुच्छेद जो है 339 ए। कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 323 बी, अनुच्छेद 323 बी। ठीक है, उसके व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं, तो व्याख्या को हम लोग नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, राज्य सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, राज्य सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इनमें से कौन सा ऐसा एक है जो संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, राज्य सूचना आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। निम्न में से राज्य सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 क्या करता है, राज्य स्तर पर जो है राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति क्या करता है, प्रदान करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, न्यू डेवलप पेमेंट बैंक के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, न्यू डेवलपमेंट, सॉरी मैंने पेमेंट पढ़ दिया ना बाबू। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिम योंग किम, एंटोनियो गुटेरस, जियानजू केवी काम था। तो कौन थे, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवी काम था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, केवी काम था थे। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। केवी काम था न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष थे। यह बैंक 2014 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। न्यू डेवलपमेंट पेमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो केवी कामथा थे। केवी कामथ जो है वह कामथा मैं इतने देर से पढ़ रहा हूँ, केवी कामथ जो है कौन थे, न्यू डेवलप पेमेंट बैंक के जो है पहले जो है अध्यक्ष थे। 2014 में जो है ब्रिक्स देशों द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। भाई बीच में रुकी हुई है ना भाई एक बार वीडियो, वो थोड़ा सा नीचे से चाची जी बुला रही थी तो इसीलिए रोक दिया था बीच में। ठीक है, औषधि, खेल, कृषि या फिर पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार जो है वह किस लिए दिया जाता है, खेल के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए, पुरस्कार के लिए, कृषि, खेल के लिए, कृषि के लिए, औषधि के लिए या फिर पत्रकारिता के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पत्रकारिता के लिए। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में
असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है कब स्थापित किया गया था? 1917 में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और किसके नाम पर किया गया था? जोसेफ पुलित्जर के नाम पर जो है इसका जो है किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है। कैरेक्टर स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, आउट स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बाइट स्ट्रीम। क्या हो जाएगा? बाइट स्ट्रीम। ठीक है, इसकी व्याख्या में जो है वही चीजें दी गई हैं, तो इसकी व्याख्या हम लोग नहीं देखेंगे। पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1972 में, 1947 में, 1950 में, 1986 में। ये इंपॉर्टेंट है बाबू। पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ जो है या फिर उपयोग जो है भारत में कब शुरू हुआ था? बताइए जल्दी आप लोग। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही रहेगा, 1972 में। कब चालू हुआ था? 1972 में पिन कोड प्रणाली का उपयोग जो है भारत में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में पिन कोड प्रणाली का भारत में जो है प्रारंभ शुरू हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सेकंड यार, ये क्या क्लिक हो गया? रुकना भाई। भारत में पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन को क्या कहा जाता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी। ठीक है बाबू, पिन का फुल फॉर्म याद कर लो, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 में कहा गया कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप की जांच केवल के अधिकारी का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 में कहा गया है कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप की जांच करने के अधिकार जो है का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी। सरकारी अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सरकारी जो है, एक मिनट रुकना, सरकारी क्लर्क, किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है जांच की जाएगी। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 के तहत, पुलिस अधिनियम जो है 1861 की धारा जो है 35 के तहत जो है कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप की जांच केवल जो है मजिस्ट्रेट के अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। माल और सेवा कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी? माल और सेवा कर किस प्रकार का कर है जो 2017 से क्या है? प्रभावी है। संपत्ति कर, आयकर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। माल एवं और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी किस तरह का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। क्या बाबू? अप्रत्यक्ष कर है, ये हर किसी को देना है। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है जिसे जो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में क्या किया गया था? लागू किया गया था। 101वें जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 1 जुलाई 2017 से कहां पर? पूरे देश में जो है लागू किया गया था। 101वें जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जो है जीएसटी लागू की गई। ये इंपॉर्टेंट है बाबू। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारत का आईटी अधिनियम जो है वह किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2003 में, 2002 में, 2001 में या फिर 2000 में? भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 2000 में। भारत का आईटी अधिनियम वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी वही चीजें दी हुई। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग 35 देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक जो है अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम कौन सा जो है वह जो है नहीं होता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली।
केंद्रक झिल्ली जो है नहीं होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रक के कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसका जो है अधिकांश प्रकेंद्रकियां मौजूद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति एक वर्ष पहले जो है HIV से संक्रमित हुआ है? रक्त कणिकाओं की कम संख्या द्वारा, वजन में कमी और थकान द्वारा, निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक, रक्त में anti-HIV या फिर एंटीबॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रक्त में anti-HIV या फिर एंटीबॉडी द्वारा जो है पता चलेगा वह 1 वर्ष जो है HIV से संक्रमित है। ठीक है, उसकी व्याख्या भी वही दी गई हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस VED वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस वर्ष मनाया गया था? विश्व का पहला पर्यावरण दिवस VED किस वर्ष मनाया गया था? 1980 में, 1972 में, 1979 में या फिर 1973 में? पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 1973 में। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पूछा जा सकता है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? 8 जनवरी 2025 को जो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस थी उसकी सम्मेलन की थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत और नागरिक, विकसित भारत और प्रवासी। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ। पूछा जा सकता है यह सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। ये जो है इनका जो है सम्मेलन का विषय या फिर थीम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा? 2023 में जो है वित्तीय वर्ष मतलब सबसे ज्यादा विदेशों से पैसा कौन से देश से आया बाबू, यही पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, USA से, UAE से, रूस से, चीन से। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, USA से। 2023-24 में भारत में शीर्ष निर्यातक गंतव्य सॉरी एक मिनट रुकना, निर्यातक पूछा भाई, मैंने बाय मिस्टेक जल्दी से बोल दिया। निर्यातक गंतव्य ये जो है USA, मैंने वो पैसे की बात ना है इसमें। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भारत ने सर्वाधिक निर्यात अमेरिका USA को किया था। किसको किया था निर्यात? जो है अमेरिका या फिर USA को उसी का नाम है उसको किया था। ठीक है बाबू, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? हाल ही में त्रिसेवा जो है डेजर्ट हंट ये कहां पर आयोजित किया गया था? जोधपुर में, नासिक में, प्रयागराज में, हैदराबाद में। ये कहां पर आयोजित किया गया था भाई? डेजर्ट लिखा ही है तो भाई जोधपुर, सीधा लगा दो यार जोधपुर। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया था। यह एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है। यह एक क्या है? एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल क्या है? अभ्यास है। यह कब हुआ था? 24 से 28 फरवरी 2025 में। ठीक है, 24 से 28 फरवरी 2025 में जो है यह जो है आयोजन हुआ था। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। 40 क्वेश्चन मैंने आज आप सभी लोगों को कंप्लीट करवा दिए और ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ।
और आप सभी लोग जो है जो और प्रीवियस ये मतलब प्रीवियस जो है हमारे जो पुराने जो प्रैक्टिस सेशन मैंने करवाए हैं 1 2 3 4 इनको जरूर से करिएगा। और जो है अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा भाई। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही भाई ऑफर तो आएगा तुम लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन ऑफर आएगा, बहुत बड़ा कुछ करके आऊंगा भाई, लाऊंगा भाई तुम लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।